तो आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज। इस सीरीज का नाम है द रॉयल्स और इस सीरीज के लीड रोल में है ईशान खट्टर और भूमि पेडनेकर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कहानी शुरू होती है श्रीलंका में और हम सोफिया नाम की लड़की को देखते हैं जो कि समुद्र किनारे बीच में रनिंग कर रही थी। तभी वो सामने देखती है कि रास्ता बंद था। दूसरी तरफ हम अभिराज नाम के लड़के को देखते हैं जिसका वहाँ फोटो शूट हो रहा था और वो घोड़े पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक उसका घोड़ा दूसरी तरफ भागने लगता है और वो वहाँ पर सोफिया को देखता है दौड़ते हुए और बस उसे देखते ही रह जाता है। इसके बाद सोफिया अपने असिस्टेंट कीर्तना से मिलती है और फिर वो अपनी मीटिंग ज्वाइन करती है। देखते हैं कि सोफिया वर्क पोटैटो नाम के कंपनी की सीईओ है जो कि एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है और वो अपना एक नया सर्विस शुरू करने वाली है, रॉयल बीएनबी। इसमें कस्टमर रॉयल परिवार के साथ रहेंगे, मगर एक बोर्ड मेंबर जुबीन कहता है कि कॉमन मैन ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और पता नहीं रिटर्न हमें मिलेगा या नहीं। मगर सोफिया का पार्टनर और इस कंपनी का सीएफओ कुणाल बाकी बोर्ड मेंबर को भरोसा दिलाता है कि वर्क पोटैटो की तरह रॉयल बीएनबी भी प्रॉफिटेबल साबित होगा। सोफिया को एशिया बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है और आफ्टर पार्टी में वो समीरा से मिलती है जो भी अपना हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस चलाती है और वो उसे कहती है हम तुम्हारे नए बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। फिर वो वहाँ पर नंदिनी से मिलती है और वो भी इन्वेस्टमेंट करने को तैयार थी, लेकिन सोफिया बिना इंटरेस्ट दिखाए चली जाती है। कीर्तना बताती है नंदिनी एक जर्नलिस्ट है और वो तुमसे बात करके अंदर की खबर निकालने की कोशिश कर रही थी। अंदर आकर वो अपने ग्रैंडपा और ग्रैंडमा से बात कर रही थी और वो लोग भी सोफिया के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि उसे ये अवार्ड मिला। कहते हैं कि तुम्हारे माँ और पापा जिंदा होते तो उन्हें काफी अच्छा लगता। बारटेंडर उसे टोकता है, बोलता है कि आप इस तरह यहाँ पर वीडियो कॉल नहीं कर सकती, तो लोगों को डिस्टर्ब होता है। मगर वो कहती है कि वहाँ पर जो वीआईपी ग्रुप है वो भी तो काफी चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं, उन्हें क्यों नहीं बोलते। पूछती है कि उन लोगों का चिल्लाना बनता है क्या, लेकिन मैं यहाँ आराम से बात नहीं कर सकती। उस ग्रुप में अविराज होता है जो सोफिया को देख लेता है और पहचान लेता है। वो सोफिया से बात करने की कोशिश करता है, फिर दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट करते हैं और फिर कमरे में जाकर शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के बाद अविराज को उसकी माँ कॉल करती है। सोफिया को उसका पार्टनर कुणाल कॉल करता है। अविराज अपनी माँ से कह देता है कि वो अपने घर मोरपुर नहीं आने वाला। इसके बाद वो दोनों फिर से रोमांटिक होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो मजा नहीं आ रहा था। इसके बाद दोनों में थोड़ी सी अनबन हो जाती है और वो अविराज से कह देती है थैंक यू मेरी आज की शाम खराब करने के लिए। झगड़े के बाद दोनों अलग हो जाते हैं और उसके बाद अविराज मोरपुर अपने घर जाने का सोच लेता है। इधर हम मोरपुर के मोती बाग पैलेस में देखते हैं रानी पद्मजा को जो कि मीटिंग करने वाली थी और उसका छोटा बेटा दिग्विजय पहुंच जाता है। पद्मजा कहती है कि थोड़ा और इंतजार करते हैं, अभिराज आने वाला है। दिग्विजय गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसकी माँ अभिराज को कुछ ज्यादा ही प्यार करती है और उसे छूट देकर रखी है। पद्मजा कहती है तुम्हारे बाबा के विल रीडिंग के लिए हमें तुम्हारे भाई की जरूरत पड़ेगी। फिर वहाँ पर उसकी बेटी जेनी आती है और वो सभी के सामने अनाउंस करती है कि वो अब से वीगन है। मगर पद्मजा कहती है कि तुम तो पिछले महीने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी नॉनवेज खाने। खैर आखिर में वहाँ अविराज आता है और वो माजी साहिबा के लिए गमीज लेकर आया था जिससे वो खुश हो जाती है। इसके बाद विल रीडिंग स्टार्ट होती है और उसमें लिखा हुआ था कि शीत महल बेटी दिव्या रंजनी को जाता है, सुकून घर रानी पद्मजा को, फतेह भवन अविराज को, शिकार बाड़ी दिग्विजय को और माजी साहिबा और बाकी लोगों को महल का थोड़ा बहुत हिस्सा भी मिलता है। फिर आखिरी लाइन में लिखा हुआ था कि इस महल की गद्दी और महल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बेटे अविराज को दिया जाता है। दिग्विजय हैरान हो जाता है और वो दोबारा चेक करने के लिए जाता है और लिखा हुआ था कि राजा के फाइनेंशियल एसेट मॉरिस को जाता है। ये नाम सुनकर सभी हैरान हो गए थे कि भाई ये अब कौन है। सभी गुस्सा हो जाते हैं कि उन्हें संपत्ति तो मिला लेकिन पैसा नहीं मिला। पद्मजा अपने बेटों से कह देती है कोर्ट कचहरी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे बाबा ने जो डिसाइड किया है वही होगा और मैं ढूंढ लूंगी मॉरिस कौन है। पैसा था नहीं कि तभी वकील पढ़ने लगता है कि महल के ऊपर जितना कर्जा है वो भी अब उन्हें ही चुकाना होगा। ये सुनकर तो परिवार का होश उड़ गया था। इधर मुंबई में ये खबर बाहर आ जाती है कि समीरा सोफिया के नए आइडिया पर इन्वेस्ट करना चाहती है। इस वजह से जुबीन और सोफिया में थोड़ी अनबन शुरू हो जाती है। सोफिया जुबीन से मिलने के लिए जाती है और उसे अपने रॉयल बीएनबी का आइडिया सुनाती है और उसे रिक्वेस्ट करती है। तब जाकर जुबीन उसे 6 महीने का टाइम देता है दिखाने के लिए कि ये नया आइडिया काम करेगा, लेकिन अगर ये नहीं करता और ये आइडिया फेल हो जाता है तो फिर वर्क पोटैटो कंपनी को इन्वेस्टमेंट का सारा पैसा लौटाना पड़ेगा।
इसके बाद सोफिया प्लानिंग शुरू कर देती है क्योंकि अब 5 से 6 महीने के अंदर उसे रॉयल फैमिली से मिलना होगा और अपने ऐसे बिजनेस के जरिए वो आम लोगों को रॉयल एक्सपीरियंस दिलवा सकती है। कुछ रॉयल फैमिलीज को शॉर्ट करती है। सबसे पहले वो भरमार पैलेस जाती है और वहाँ के महाराजा महारानी को अपना पिच देती है। इधर पद्मजा चिंता में थी क्योंकि उनके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अब तो उनके ऊपर उधार भी है। वो माँ जी से पूछती है आखिर मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा। सोचती है इससे पहले उसके तीनों बच्चे यहाँ से भाग जाएं, उसे अपने बच्चों में से किसी एक का राज तिलक करना होगा। माँ जी पूछती है तुम खुद के लिए क्या करोगी, तुम विधवा हुई हो, मरी नहीं हो, लाइफ एंजॉय करो। फिर वहाँ पर युवनाथ की वो तस्वीर देखती है जो कि उसका पति था और यहाँ का महाराज। दिग्विजय काफी गुस्सा था और वो असिस्टेंट गिरधारी के सामने कहने लगता है कि जब मेरा भाई मॉडलिंग में पैसे खर्च कर रहा था, मैं महल की जिम्मेदारी उठा रहा था, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला। अगली सुबह ब्रेकफास्ट पर अभिराज अपनी माँ से कह देता है कि वो न्यूयॉर्क जाना चाहता है, मगर पद्मजा कहती है कि ये तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ सब कुछ संभालना होगा, बल्कि मुझे चले जाना चाहिए न्यूयॉर्क। अभिराज कहता है अगर हमें खुद को बचाना है तो ये महल बेच देते हैं, मगर बाकी लोग मना करते हैं। दिग्विजय कहता है एक कंपनी है जो हमारी मदद कर सकती है महल को बचाने में। बाकी लोग कहते हैं तो फिर कौन सी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो, उन्हें बुलाओ। वो कंपनी कोई और नहीं बल्कि रॉयल बीएनबी है। सोफिया और कुणाल महल पहुंच जाते हैं, लेकिन महल बाहर से दिखने में बहुत ही गंदा था, सब कुछ टूट चुका था। गिरधारी उन सभी को पैलेस घुमाता है और कीर्तना इधर उधर बैठते रहती है। गिरधारी उसे डांट लगाता है। खैर आखिर में वो लोग दिग्विजय से मिलते हैं और उसे अपना आइडिया सुनाते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ पर पूरा क्रिएटिव कंट्रोल चाहिए। कि तभी वहाँ वो अविराज को देखती है और उसे यहाँ देखकर हैरान हो जाती है और वो सोफिया से पिच सुनना चाहता है। इस बात से दिग्विजय गुस्से में था क्योंकि वो किसी तरह डील को क्लोज करना चाहता था बिना पिच सुने। सोफिया भी थोड़े गुस्से में थी क्योंकि उसे तो पता भी नहीं था कि इस महल का महाराजा कौन है और वो सभी लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, इसीलिए वो लोग पिच सुनना चाहते हैं। इधर रात के समय अकाउंटेंट पहुंच जाता है अविराज के सिग्नेचर्स लेने के लिए क्योंकि अब पूरे महल की जिम्मेदारी उसी पर है, मगर वो तो थका हुआ था और कहता है वो कल कर देगा। और वो बाकियों से पूछता है आखिर ये जिम्मेदारी भी बाबा ने मॉरिस को क्यों नहीं दे दिया। फिर उसका दिमाग घूम जाता है जब वो देखता है कि 30 लाख का इलेक्ट्रिक बिल आया था, पानी का बिल है 10 लाख। और वो चौंक जाता है कि आखिर इतना बादाम कौन खरीद रहा है, इतने डायमंड्स कौन खरीद रहा है। और सभी लोग रानी पद्मजा की तरफ देखने लगते हैं तो वो कहती है कि मैं यहाँ की रानी हूँ, मेरा भी हक बनता है। गुस्से में अविराज कहता है हमें खर्चे कम करने होंगे और वो गिरधारी से कहता है स्टाफ कम करने। फिर वो अपने दोस्तों को लाने के लिए घोड़ा गाड़ी से जाता है और अपने गेस्ट का स्वागत पानी से करता है क्योंकि अब वो लोग ज्यादा खर्च नहीं कर पा रहे थे। सोफिया को पता चलता है महाराजा पिच कल सुनना चाहते हैं, इसलिए वो जाकर अविराज से बात करती है। कहती है हम लोग रेडी हैं, तो फिर आप कल क्यों सुनना चाहते हैं। तो वो कहता है क्योंकि मैं आज थोड़ा बिजी हूँ। सोफिया कहती है हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन मैं यहाँ पर अपना काम करने आई हूँ। इसके बाद देखते हैं महल के स्टाफ को निकाल दिया जाता है जो कि इस महल में करीब 40 साल से काम कर रहे हैं। सोफिया ये देखकर गिरधारी से कहती है मुझे यहाँ आए 40 घंटे नहीं हुए, मुझे इन लोगों को जाते हुए देखकर बुरा लग रहा है, आप तो इन्हें अपना मानते होंगे, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। इसके बाद देखते हैं कि वो अपनी टीम को लेकर अभिराज से मिलने के लिए जाती है, लेकिन अभिराज वहाँ पर समीरा को लेकर आता है जिससे कि सोफिया हैरान हो जाती है। रात में डिनर के वक्त समीरा बताने लगती है कि वो भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस चलाती है और इसीलिए वो इस महल को कंसिडर कर रही है। सोफिया घबराने लगती है कहीं यह महल उसके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए वो रानी पद्मजा को एक कीमती पेंटिंग गिफ्ट करती है जिससे रानी खुश हो जाती है। सोचती है चलो कहीं से तो पैसा घर पे आया। फिर समीरा अवार्ड के बारे में बात करने लगती है जो कि सोफिया को श्रीलंका में मिला था और वो पूछने लगती है अभिराज भी तो उस दिन श्रीलंका में ही था, कहीं तुम दोनों की मुलाकात हुई थी उस दिन। तो अभिराज जल्दी से टॉपिक बदलता है और कहता है कि कल सुबह वो समीरा और सोफिया दोनों का पिच सुनना चाहता है, तब वो डिसाइड करेगा कि वो किसके कंपनी को चुनेगा। सोफिया घबरा जाती है और दिग्विजय से इस बारे में बात करती है और कहती है कि आपके कहने पर हम लोग यहाँ पर आए, आपको कुछ करना पड़ेगा वरना हम लोग यहाँ ज्यादा समय के लिए नहीं रुक सकते। दिग्विजय अपने भाई और बहन को अपने घर के सबसे गंदे कोने में लेकर आता है और उन्हें समझाता है कि हमारे पास सिर्फ हमारा नाम बचा है, हमारी ना कोई इज्जत है ना हमारे पास पैसे हैं, इसीलिए सोफिया के साथ डील को लॉक करना पड़ेगा। जेनी कहती है कल हम सोफिया और समीरा के पिच को सुनेंगे फिर डिसाइड करेंगे कि किसके साथ डील करनी है। अभिराज केट नाम की लड़की के साथ थोड़ा रोमांटिक हो रहा था कि तभी वहाँ बिजली चली जाती है क्योंकि उन लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं था। गांधारी वहाँ मोमबत्ती लेकर पहुँचता है और कहता है रानी आपसे मिलना चाहती है। रानी अपने बेटे को समझाती है कि वो उस लड़की के साथ इतना सीरियस नहीं हो सकता, मगर अविराज अपनी माँ से कहता है वो बस केट के साथ सिचुएशनशिप में है, कुछ भी सीरियस नहीं है। अब अगली सुबह सोफिया और उसकी टीम पिच देती है और जेनी निक्की नाम की लड़की को
देखे ही जा रही थी, जो कि सोफिया के साथ काम करती है। इसके बाद समीरा पिच देने के लिए आती है, मगर सब कुछ सही चल रहा था कि आखिर में वो ये कह देती है कि पूरे परिवार को इस महल से बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि इस महल को सबसे पहले रिनोवेशन की जरूरत है। अब इससे पूरा परिवार नाराज हो जाता है, मगर सोफिया कहती है कि रॉयल बीएनबी रॉयल फैमिली के बिना तो इनकम्प्लीट है, और इसीलिए सोफिया इस डील को जीत लेती है। फिर वो लोग अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं और अविराज के फेयरवेल पार्टी में जाने का सोचते हैं। पार्टी में दोनों भाई जम के नाचते हैं और वहाँ निक्की जेनी को देख रही थी, तो सोफिया उसे समझाती है कि वो हमारी क्लाइंट है, कुछ भी कॉम्प्लिकेट मत करना। तो वो सोफिया से पूछती है, कॉम्प्लिकेशन से याद आया, तूने कुणाल को बताया अपने और अविराज के बारे में? सोफिया कहती है, कुछ है ही नहीं बताने को। फिर अविराज सोफिया को डांस करने के लिए बुलाता है, दोनों डांस करते हैं और उसके बाद सोफिया उसे पूछती है, आखिर तुम न्यूयॉर्क क्यों जा रहे हो? तो वो कहता है, यहाँ रुकने का मेरे पास कोई रीजन है ही नहीं। सोफिया कहती है, मुझे पता है तुम न्यूयॉर्क को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हो, वहाँ की हवा लग गई है तुमको, तुम जा सकते हो, तुम्हारा भाई दिग्विजय यहाँ सबको संभाल ही लेगा। तो वो पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा हूँ? सोफिया कहती है, हाँ वही तो लगता है, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम यहाँ काम क्या करते हो। अब ये बात जैसे उसको चुभ जाती है, और वो जब स्पीच देने आता है तो वो सबके सामने कह देता है कि वो अब न्यूयॉर्क नहीं जाने वाला और वो महाराजा बनकर मोरपुर की जिम्मेदारी संभालेगा। फिर वो सोफिया से मिलता है और उसे पूछता है कि तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा रहा। उसके बाद वो उसे किस करने लगता है, मगर सोफिया खुद को कंट्रोल करती है और कमरे में आ जाती है। मगर कमरे में उसके बाद कुणाल आ जाता है और फिर वो दोनों रोमांटिक होने लगते हैं, लेकिन सोफिया की नींद खुलती है छत टपकने की वजह से, और तब वो महसूस करती है कि ये सब कुछ सपना था। कुणाल को वो मैसेज करती है, लेकिन कुणाल जैसे उसे इग्नोर कर रहा था। अगली सुबह को वो देखती है कि हर जगह से अजीब बदबू आ रही थी। निक्की कमरे में आती है और कहती है, सीवेज का पाइप फट चुका है। दिग्विजय को उसके आज का रूटीन सौंपा जाता है और उसे सिर्फ एक ही अपॉइंटमेंट है, उसे एक बार्बर के साथ जाकर मीटिंग करना है। अविराज अपने प्रजा से बात करता है और वहाँ वो एक पोलो ग्राउंड का उद्घाटन करता है। इसके बाद वो अपने अकाउंटेंट से बात करता है, पूछता है न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट का रेंट पूरा हो गया? अकाउंटेंट कहता है, हमारे पास पैसे कहाँ है? अविराज कहता है, हाँ हम तो ठन ठन गोपाल है। अकाउंटेंट कहता है, हमें पैसे तभी मिलेंगे जब हम रॉयल बीएनबी वाले डील को पूरा करेंगे और उनके लिए एक फोटो शूट करना होगा। रानी पद्मजा से मिलने के लिए एक बॉलीवुड सुपरस्टार रंजीत श्रॉफ आता है, जो कि अपनी फिल्म की शूटिंग इस महल में करना चाहता है। बदले में वो ढेर सारा पैसा भी देगा। इधर फोटो शूट के समय फोटोग्राफर कुणाल और अविराज को सोफिया के और करीब आने को बोलता है। सोफिया अविराज को बताती है कि आपने हमें जिस विंग में ठहराया है वहाँ का सीवेज पाइप फट चुका है, पर अविराज कहता है, मुझे क्यों बता रही हो, मैं कोई प्लम्बर थोड़ी हूँ। कुणाल सोफिया के लिपस्टिक को पोंछता है, जो कि थोड़ा सा स्मज हो गया था, और ये देखकर अविराज इनसिक्योर फील करता है और वो दूसरा शर्ट पहनने लगता है और उसे तो बस अपने बॉडी दिखाने का कोई बहाना चाहिए। सोफिया निक्की को बताती है कि कुणाल उसे रिप्लाई नहीं कर रहा था। रंजीत इनविटेशन भिजवाता है और वो रानी से दोबारा मिलना चाहता है, जैसे कि वो रानी से इम्प्रेस हो गया हो, उसे अपना दिल दे बैठा था। जब पूरी टीम एक साथ बैठ के बात कर रही थी तो सोफिया कहने लगती है कि हमें काम करना है तो हमें एक नए विंग की जरूरत होगी। कुणाल कहता है, मैं कल अविराज से बात करूंगा, कल हमारा गेम भी है, और वो उसे पूछता है कि तुम अविराज से इतनी चिढ़ती क्यों हो। अगली सुबह कुणाल और अविराज बैडमिंटन गेम खेल रहे थे और बातों ही बातों में कुणाल बताता है कि वो और सोफिया एक दूसरे को पहले डेट किया करते थे मगर अब नहीं करते, और वो उससे पूछता है कि उन्हें एक नई विंग की जरूरत है। अविराज कहता है कि आप लोग राजा के कक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद पूरी टीम महाराजा युवनाथ के कमरे में शिफ्ट हो जाती है और जेनी अपने पापा की चीजों को देखकर थोड़ी इमोशनल हो गई थी और वो सभी को वहाँ के सीलिंग के बारे में बताती है जो कि हैंड पेंटेड है, और सोफिया से कहती है, मुझे नहीं पता अविराज आपको ये कमरा क्यों दे रहा है, लेकिन वादा करिए कि आप इस कमरे को ज्यादा बदलोगी नहीं। फिर जैसे ही वो वहाँ पलंग पे हाथ रखती है, पलंग टूट जाता है जिससे कि दीवार भी गिर जाती है। इधर शाम को सोफिया महल के अस्तबल में पहुंचती है और वहाँ पर वो प्रिंस नाम के घोड़े से मिलती है जो कि अविराज का घोड़ा है, और अविराज घोड़े को बहुत पसंद करता है। अविराज वहाँ पर एक फीमेल हॉर्स का ख्याल रख रहा था जो कि माँ बनने वाली है। बारिश हो रही थी इसीलिए अविराज सोफिया से कहता है उसके साथ बैठने, और उसे ठंड लग रही थी तो अविराज उसे अपना जैकेट पहना देता है। बारिश बंद होने के बाद सोफिया को वो महाराजा के कमरे के बाहर छोड़ देता है और ऐसा लग रहा था जैसे सोफिया अभिराज के प्यार में डूबते जा रही है। फिर वो अपने टीम से आकर मिलती है और कहती है, हमारे पास सिर्फ 5 महीने बचे हैं, यहाँ कमरे की हालत बहुत खराब है
तो हमें और भी पैसों की जरूरत पड़ेगी जो कि जुबीन हमें देने नहीं वाला। तो हमें फिलहाल रॉयल एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे कि प्रिंस के साथ पोलो खेलना। मगर अविराज पोलो खेलने के लिए तैयार नहीं था। मगर उसकी माँ उसे समझाती है कि तुम्हें अब इस महल और यहाँ के प्रजा के बारे में सोचना है। उसकी बहन भी उसे समझाती है, मालूम है तुमने अपने पापा से प्रॉमिस किया था कि तुम पोलो नहीं खेलोगे, मगर अब वो नहीं है। आखिर में वो पोलो खेलने के लिए मान जाता है और बस कुछ ही दिन बाकी है जब आम लोग राजा के साथ पोलो खेल पाएंगे। तैयारी करते वक्त सोफिया कुणाल से कहती है, मैंने उस रात तुम्हें मैसेज किया था, तुमने रिप्लाई नहीं किया। निक्की गुड न्यूज दिखा के बोलती है कि पोलो गेम देखने के लिए आम लोगों की भीड़ इतनी आ गई है कि जगह ही नहीं है। लकी ड्रॉ कंपटीशन से 500 लोगों में से कुछ लोगों को चुना गया था महाराजा के साथ पोलो गेम खेलने के लिए, मगर महाराजा अविराज है कहाँ यही किसी को नहीं पता। रंजीत भी वहाँ पर पहुँच गया था तो भीड़ उसके पीछे पागल हो जाती है। गेम शुरू होने वाला था और अविराज दारू पीते हुए और बिना शर्ट के गेम में पहुँचता है। गेम शुरू होती है लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे अविराज को गेम खेलने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। सोफिया उस पर चिल्लाती, आखिर तुम क्या कर रहे हो, तुम किसी भी चीज को सीरियस लेते हो या नहीं। अब गेम को और मजेदार बनाने के लिए वो दिग्विजय को भी गेम में ले आती है, जिसे देखकर अविराज गेम को सीरियसली लेने लगता है, जिससे कि पद्मजा भी खुश हो जाती है कि आखिरकार उसका बेटा पोलो खेलने लगा है जो महाराजा के मरने के बाद से बंद रखा था। खैर गेम खेलने के बाद वो सोफिया से बात करता है। ये देखकर कुणाल को समझ आने लगता है कि जैसे दोनों के बीच कुछ तो है। आखिरकार शाम को हिम्मत जुटाकर वो अपने पापा के कमरे में जाता है और अपने पापा को याद करने लगता है। तभी उसे अकाउंटेंट का फोन आता है जो बताता है रॉयल बीएनबी के तरफ से पहला चेक मिल गया है, कहूँ तो आपके न्यूयॉर्क वाले अपार्टमेंट का रेंट भर दूं। अविराज कहता है पहले माँ के बिल्स क्लियर करिए। पद्मजा रंजीत के साथ वक्त बिता रही थी, दोनों काफी खुश थे। इधर निक्की और जेनी दूसरे के साथ बैठे हुए थे और निक्की उसे एक बुक गिफ्ट करती है जिससे कि जेनी खुश हो जाती है और कहती है अब से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। सोफिया खुश थी लेकिन तभी उसे जुबीन का मैसेज आता है जो गुस्सा था क्योंकि पोलो में सिर्फ लोग अविराज के बारे में ही बात कर रहे हैं, रॉयल बीएनबी के बारे में नहीं। अब इस बारे में वो कीर्तना को बताती है कि गेम के वजह से सिर्फ अविराज को पब्लिसिटी मिल रही है, हमारे कंपनी को नहीं। तो अब हमारी आखिरी उम्मीद रोमियो एंड जूलियट बॉल ही है। फिर वो कीर्तना के साथ प्लान डिस्कस करती है। कीर्तना बताती है कि पार्टी में 30% रॉयल और 70% कॉमन लोग आने वाले हैं। सोफिया नाराज हो जाती है, कहती है हमें 50-50 लोगों को बुलाना होगा, वरना रॉयल परिवार सबके साथ डांस कैसे करेंगे। कुणाल आकर खुशखबरी देता है कि ढोंडी रॉयल परिवार भी आने वाले हैं और उन्हें ये भी पता चला है कि जुबीन भी आने वाला है। सोफिया पैनिक करने लगती है, कहती है हमारा पहला इवेंट है इतने बड़े स्केल का, हमें इसे सक्सेसफुल बनाना ही होगा। इधर अविराज को पता चलता है कल रात पार्टी में ढोंडीज भी आने वाले हैं, जिससे कि वो थोड़ा घबरा गया था। वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है, पूछता है आखिर ढोंडी कल पार्टी में क्यों आने वाले हैं, मैं नहीं आने वाला पार्टी में। पद्मजा कहती है आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। उसकी बेटी आयशा खूबसूरत है, सुशील है, सिंगल है, रॉयल फैमिली से है, अभिराज को इंटरेस्ट नहीं है। तो उसकी माँ उसे कहती है तुम्हें पता है कि अगर रॉयल बीएनबी वाला डील नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे और हम कितना बेच बेच कर खाएंगे। सोफिया जैसी एक आम लड़की तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, इसीलिए कल सिर्फ आयशा पर ध्यान देना। दिग्विजय जिसे कि खाना बनाने का बहुत शौक है, वो अपने पैलेस में काम करने वाले एक शेफ से मिलता है और उसे अपना खाना टेस्ट करने को बोलता है क्योंकि उसे एक शो में जाना था और शेफ को वो डिश काफी पसंद भी आता है। सोफिया अविराज से बात करने के लिए जाती है, कहती है अगर आप रॉयल फैमिलीज को इनविटेशन भेज दे तो अच्छा होगा क्योंकि उनकी तरफ से बहुत कम कंफर्मेशन आया है। वो मान जाता है और बताने लगता है कि ढोंडी के साथ हमारे रिलेशन कुछ खास नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सोफिया कहती है मगर उन लोगों ने तो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। अविराज कहने लगता है वो पार्टी में नहीं आएगा क्योंकि अगर वो पार्टी में गया तो मीडिया सिर्फ उसे और आयशा पर ही फोकस करेंगे क्योंकि वो दोनों एक्स रह चुके हैं और फिर से कोई रॉयल बीएनबी के बारे में बात नहीं करेगा। वो अपनी बहन जेनी को देखता है निकी के साथ बातें करते हुए। फिर वो अपनी बहन को बताता है कल पार्टी में आयशा भी आने वाली है। जेनी ताना मारते हुए कहती है तो अब क्या करोगे, क्या तुम न्यूयॉर्क भाग जाओगे। अविराज कहता है तुम भी उस लड़की के साथ भाग जाओगी क्या। सोफिया निकी को बता रही होती है कि अगर कल पार्टी में आयशा आएगी तो अविराज नहीं आएगा और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो लोग आयशा की फोटोज देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं कि कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। निकी बताती है कि जेनी उसे पसंद करती है और कल रात वो उसी के साथ पार्टी में जाएगी। अविराज जब सो रहा था तो वो याद करता है कि उसके पापा महाराज युवनाथ उन्होंने बताया था कि वो पद्मजा से डिवोर्स लेना चाहते हैं। अभिराज चिल्लाने लगता है कि भाई बहनों का क्या होगा। तो महाराजा बोलते हैं कि हम सब अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, हम वही करते हैं जो लोग हमसे चाहते हैं। अब अगले दिन से लोग पार्टी की तैयारी शुरू होती है। सोफिया कुणाल के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो लोग उस रात के बारे में बात करते हैं जब कुणाल ने रिप्लाई नहीं किया और वो इस बात के लिए सॉरी कहता है। सोफिया अविराज को मैसेज करती
कहती है कि पार्टी में आयशा नहीं आने वाली। जेनी निकी से मिलती है और उसे कहने लगती है, मेरे भाई को लगता है मैं तुम्हारे साथ डांस पर डेट बन के जाऊंगी, मगर ये कोई डेट नहीं है, मैं तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ। निकी थक चुकी थी फ्रेंड जोन होकर और वो उसे कह देती है रोमियो और जूलियट फ्रेंड्स नहीं थे और अगर तुम्हें मेरे साथ फ्रेंड्स बनकर जाना है तो तुम किसी और के साथ जाओ। फिर वो हार्ट ब्रोकन होकर सोफिया से मिलती है और सोफिया उसे गले लगाती है, कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ पार्टी में जाऊंगी। शाम होते ही सारे रॉयल फैमिलीज पार्टी में आने लगते हैं। सोफिया तैयार होकर कुणाल के साथ आती है और कुणाल तो बस उसे देखते ही जा रहा था। जुबीन भी आता है मिलने के लिए और सोफिया कॉन्फिडेंटली उसे बताती है कि ये बिजनेस जब शुरू होगा तो वो लोग कितना प्रॉफिट कर सकते हैं और जुबीन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे ये कंपनी कोई हॉस्पिटैलिटी कंपनी नहीं, कोई इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। इसके बाद पार्टी में अलसीपुर के नवाब सलाउद्दीन खान आते हैं, जिसे देखते ही लड़कियां पागल हो जाती है। खैर वहां पर रोमियो और जूलियट डांस शुरू होता है, फिर सभी लोग डांस करने लगते हैं। जेनी पार्टी में आती है मगर निकी उसे इग्नोर करके सलाउद्दीन के साथ डांस करने चली जाती है। जेनी जुबीन को खींच कर ले जाती है डांस करने। दिग्विजय शेफ से मिलने के लिए आता है, पूछता है उसने जो कल डिश बनाया था आखिर वो लोग को सर्व क्यों नहीं कर रहे हैं। तो शेफ उसे बताते हैं क्योंकि उसमें बहुत कमी थी, मैंने कल आपको कुछ बोला नहीं क्योंकि आप लोगों को तो तारीफ की ही आदत हो चुकी है, आप यहाँ के राजकुमार जो ठहरे, मगर समझ लीजिए अगर आप शेफ बनना चाहते हैं तो आपको बहुत क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। रंजीत पद्मजा से मिलता है मगर वो रंजीत से कह देती है यहाँ से जाने के लिए। सोफिया और अविराज एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे तो उन्हें एक साथ देखकर कुणाल को काफी जलन हो रहा था। जुबीन को अंदर से भरोसा है रॉयल बीएनबी जरूर पॉपुलर होगा। जेनी और निकी अंदर आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। तभी पार्टी में आयशा आती है और उसे पार्टी में देखकर अभिराज खुश नहीं लग रहा था। पद्मजा बस यही सोच रही थी कि बस किसी तरह अभिराज और आयशा की जोड़ी पक्की हो जाए। अभिराज नाराज होकर चला जाता है क्योंकि सोफिया पहले बोली थी कि आयशा पार्टी में नहीं आएगी, मगर आयशा अभिराज को पकड़ लेती है और दोनों एक दूसरे के साथ डांस करते हैं। मीडिया उनकी फोटो खींचने लगती है। कीर्तना अनाउंस करती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उन दोनों की शादी भी हो सकती है। ये सुनकर सोफिया गुस्से में आ जाती है, पूछती है तुम ये सब क्यों बोल रही हो। कीर्तना कहती है कुणाल ने मुझसे कहा ये बोलने के लिए। उसके बाद सोफिया और कुणाल का झगड़ा होने लगता है और कुणाल उसे पूछता है आखिर अवार्ड वाली रात क्या हुआ था। सोफिया उसे कह देती है कि हाँ मैं अविराज से मिली थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो एक राजकुमार है। कुणाल चिल्लाने लगता है कि सोफिया सिर्फ अपने बारे में सोचती है, मगर वो उसे कह देती है कि तुम सिर्फ इस बात से गुस्सा हो कि रॉयल बीएनबी के सक्सेस होने पर सिर्फ मेरा नाम हो रहा है, तुम्हारा नहीं। गुस्से में कुणाल वहां से चला जाता है। आयशा अभिराज से मिलती है और फिर से दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। पार्टी सक्सेसफुल तो रहा लेकिन कोई भी रॉयल बीएनबी के बारे में फिर से बात नहीं कर रहा, इसीलिए सारे टीम मेंबर्स वर्क पोटैटो ऑफिस में बैठकर बात करते हैं और जुबीन सोफिया से जवाब चाहता है तो वो कहती है कि अगर मेरा आइडिया फेल होता है तो मैं सीईओ के पोस्ट से रिजाइन दे दूंगी। अलसीपुर के किले में हम देखते हैं वहां पर अविराज और आयशा एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे उस दिन के बारे में जब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तभी अविराज देखता है कि सोफिया भी वहां पर पहुंच चुकी थी और वो लोग सलाउद्दीन से मिलते हैं और मोरपुर के बाद अब उनके कंपनी के लिए उनका अगला टारगेट अलसीपुर है। सलाउद्दीन कहता है काम की बात कल करेंगे, आज पार्टी करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं दिग्विजय को जो कि अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए गैस्ट्रोनॉटिक्स नाम के एक शेफ के शो में जाता है और वहां पर कंटेस्टेंट्स की लाइन लगी हुई थी, मगर वो ठहरा राजकुमार। उसकी आदत है वो सबसे आगे घुसना चाहता था, मगर एक लड़की उसे याद दिलाती है पीछे जाने के लिए। इधर कंपटीशन शुरू होता है और उन्हें सिर्फ 60 मिनट का समय मिलता है। दूसरी तरफ पद्मजा महाराजा ढोंडी से मिलती है, मतलब आयशा के पापा से, और वो महाराजा से माफी मांगती है क्योंकि पार्टी में अभिराज ने कुछ ज्यादा ड्रामा कर दिया। कहती है मुझे लगा कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप मुझसे बात नहीं करेंगे। इधर अलसीपुर में सोफिया को जलाने के लिए अभिराज आयशा के साथ कुछ ज्यादा ही मस्ती करने लगता है। जेनी भी निकी को इग्नोर कर रही थी। सोफिया दिग्विजय को कॉल करती है मगर वो तो खाना बनाने में बिजी था। फिर वो कुणाल को कॉल करती है लेकिन कुणाल उसके कॉल को नहीं उठाता। वो सोफिया के दुश्मन समीरा के कंपनी में गया हुआ था और समीरा उसे अपने कंपनी में सीईओ का पोस्ट ऑफर करती है, कहती है इस बारे में सोचने के लिए। इधर कंटेस्टेंट्स के डिश को चखने के लिए वहां पर स्पेशल शेफ को बुलाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि वही है जो मोरपुर के पैलेस में खाना बनाता है। खैर टेस्टिंग के वक्त उसे दिग्विजय का खाना काफी पसंद भी आता है जिससे कि दिग्विजय खुश हो जाता है। फिर ढोंडी के महल में महाराजा और महारानी आयशा और अभिराज के शादी के बारे में बात कर रहे थे और महाराजा का ख्याल है कि अगर आयशा और अभिराज की शादी हो जाती है तो अभिराज की मदद से उनके हॉस्पिटैलिटी बिजनेस और भी ज्यादा
ज्यादा ग्रो कर सकती है। सोफिया अभिराज से मिलती है और कहती है कल होने वाले रॉयल बीएनबी लॉन्च पर आने के लिए, लेकिन वो मना करता है। कहता है मैं तुम पर अब ट्रस्ट नहीं करता। अलसीपुर में शाम को पार्टी हो रही थी, सभी लोग मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है सलाउद्दीन का दिल सोफिया पर आ चुका था, जो अभिराज भी नोटिस करता है। जेनी सलाउद्दीन के भाई के साथ डांस कर रही थी। निक्की सैड होकर उसे देख रही थी। फिर वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। निक्की कहती है कि तुम उस लड़के के साथ जो कर रही हो ना, वो मैं 10 साल पहले कर चुकी हूँ। रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत टफ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह से ट्रीट करोगी। जेनी माफी मांगती है, कहती है ये सब मेरे लिए बहुत नया है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। दिग्विजय नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए क्वालिफाई हो गया था, इसलिए वो गिरधारी के साथ बैठकर सेलिब्रेट करता है, ड्रिंक करता है। पार्टी होने के बाद सलाउद्दीन सोफिया से पूछता है कि आखिर तुम अलसीपुर क्यों आई हो, तो वो कहती है आपके साथ प्लान डिस्कस करने। वो पूछता है मेरे साथ या अविराज के साथ। सोफिया कहती है उसके साथ तो मेरा चलते ही रहता है। सलाउद्दीन उसे कहता है तुम यहाँ अपने बिजनेस को फैला सकती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मोरपुर में तुम्हारी कद्र नहीं है। आयशा और अभिराज की शादी हो जाने के बाद अभिराज आयशा की हॉस्पिटैलिटी कंपनी को संभालेगा और उसका महल भी आयशा के हॉस्पिटैलिटी कंपनी के अंदर ही आएगा। उसके बाद तुम क्या करोगी? अब सोफिया सोच में पड़ जाती है। इधर नशे के हालत में आयशा कहने लगती है कि अगर तुम्हारी माँ ने कॉल नहीं किया होता तो मैं उस पार्टी में नहीं आती, हम लोग नहीं मिलते। रॉयल बीएनबी की टीम ने तो हमें पार्टी से डिसइनवाइट कर भी दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारी मॉम के कहने पर मैं आई थी। अब ये सुनकर अभिराज सोफिया से मिलने जाता है और सोफिया उसे देखकर भड़क पड़ती है और उसके सामने अपनी साड़ी भड़ास निकालती है, मगर अभिराज उसे कहता है मुझे पता है कि तुमने ढोंडिस को इनवाइट नहीं किया था, लेकिन मैं ही था जो तुम पर भरोसा नहीं किया। ये मेरी गलती है और मुझे तुम्हारे सिवा किसी और में इंटरेस्ट नहीं है। और फिर दोनों शुरू हो जाते हैं। दोनों कहीं नहीं रुकते, इधर उधर कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और अब लॉन्च को सिर्फ 3 दिन रह गया था। रानी पद्मजा कहती है 3 दिन के बाद आपके रॉयल बीएनबी का लॉन्च नहीं होने वाला, क्योंकि 3 दिन के बाद अक्षय तृतीया है और उस दिन अभिराज का राज तिलक होगा। सोफिया पहले तो हैरान थी, लेकिन बाद में उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना राज तिलक और रॉयल बीएनबी का लॉन्च एक ही दिन हो, सारा खर्चा कंपनी उठाएगी। रानी मान जाती है। अब बहुत दिनों से एक दूसरे को इग्नोर करने के बाद कुणाल और सोफिया एक दूसरे से बात करते हैं। सोफिया उसे माफी मांगती है, कहती है हमें डिनर पे जाना चाहिए। महाराजा ढोंडी पद्मजा को पसंद करने लगे थे और उसे अपना दिल दे बैठे थे, मगर वो महाराजा को याद दिलाती है कि उनके बच्चों की शादी होने वाली है। सोफिया जब अविराज को बताती है कि 3 दिन में उसका राज तिलक होने वाला है तो वो घबराने लगता है। कहता है मैं कोई राज तिलक नहीं करवाने वाला, तुम अपने लॉन्च पर ध्यान दो। सोफिया कहती है ये बस एक फॉर्मेलिटी है, तो अभिराज कहता है इससे मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। फिर वो कहती है कि वो बीएनबी के लॉन्च डेट चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि उस दिन उसके मॉम डैड की डेथ एनिवर्सरी है। ये सुनकर आखिर में अविराज सोफिया की खुशी के लिए राज तिलक के लिए मान जाता है। बेकरी में मोलश्री दिग्विजय को आटा गूंदना सिखा रही थी और बातों बातों में वो कह देता है कि वो मोती बाग महल में रहता है। मोलश्री खुश हो जाती है, कहती है क्या तुम मुझे वहाँ ले जा सकते हो? दिग्विजय कहता है मैं तो बस वहाँ बर्तन साफ करता हूँ, वहाँ तो मेरी माँ भी अलाउड नहीं है। यहाँ राज तिलक से एक दिन पहले अविराज अपना नया ड्रेस ट्राई कर रहा था, लेकिन अचानक वो बहुत ज्यादा डर जाता है अपने नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। पद्मजा को ढोंडी का कॉल आता है, तभी अविराज को पता चलता है कि एक घोड़े की तबीयत खराब हो गई है और सेवकों से वो कहता है कि जितना भी पैसा खर्चा करना पड़े करो, लेकिन ये ठीक हो जाना चाहिए। अगले दिन राज तिलक होना था और सभी की नजर मोरपुर पर थी। सोफिया अपने मॉम डैड के सामने दिया जलाती है और अपने दादा दादी से बात करती है और अपने बड़े दिन के लिए तैयार होती है। राज तिलक के मौके पर दूर दूर से सभी गेस्ट आ रहे थे। सोफिया अनाउंस करती है कि आज से रॉयल बीएनबी सभी के लिए ओपन है और बुकिंग्स शुरू हो चुकी है। महाराजा ढोंडी पद्मजा से बात कर रहे थे, लेकिन उन दोनों के बीच में अब थोड़ी अनबन शुरू हो चुकी थी। महाराजा उसे याद दिलाते हैं, लगता है आपको पता नहीं है शादी के बाद ये महल हमारा हो जाएगा। पद्मजा ये सबसे खुश नहीं थी। तभी सोफिया आकर पूछती आखिर अविराज कहाँ है? अविराज अपने घोड़े की काफी चिंता कर रहा था, जो बीमार था। घोड़े को दवाई दिया गया है, लेकिन अगर सुधार नहीं हुआ तो घोड़े को सुलाना पड़ेगा। अविराज वर्कर से कह देता है कि कोई भी उस घोड़े को हाथ नहीं लगाएगा। सोफिया उसे संभालने के लिए जाती है, मगर वो अपने पापा को याद करता है, कहता है कि जब वो मर रहे थे तो भी मैं उनके पास नहीं था। सोफिया उसे समझाती है, लेकिन तुम अब यहाँ तो हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। ये लॉन्च मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये दिन मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि मेरे मॉम डैड इसी दिन मुझे छोड़ के चले गए थे। अविराज कहता है तुम ये सिर्फ अपने लिए कर रही हो, मॉम डैड के लिए नहीं। दिग्विजय अपने भाई को ढूंढने के लिए आता है और वो राजा का तलवार उठाकर नाटक करने लगता है, क्योंकि उसे राजा बनने का शौक था। तभी वहाँ अविराज आता है, उल्टी करके रोने लगता है। दिग्विजय उसे संभालता है। अविराज कहता है कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। दिग्विजय उसे बहुत समझाता है कि तुम इस घर के बड़े बेटे हो, प्रजा तुम्हें पसंद
करती है तुम ये कर सकते हो। तभी उसे कॉल आता है कि एक लड़की उसे मिलने के लिए आई है और ये लड़की वही है मोलश्री। वो जैसे ही दिग्विजय को देखती है तो वो हैरान हो जाती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाती है। नंदिनी से सोफिया को पता चलता है कुणाल उसके कंपनी को छोड़ रहा है। आयशा अविराज से मिलने आती है और अविराज उसे कह देता है कि उसके और सोफिया के बीच में सेक्स हो चुका है, मगर इससे आयशा को फर्क नहीं पड़ता। कहती है अफेयर्स का कोई फ्यूचर नहीं होता। और आखिर में ये पता चलता है कि आयशा को अविराज में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। शादी के बाद अविराज न्यूयॉर्क में आराम से रह सकता है, जबकि आयशा अपने पापा का हॉस्पिटैलिटी कंपनी आराम से चला सकती है और इस महल पर भी कब्जा कर सकती है। ये सुनकर वो आयशा को निकल जाने को बोलता है। सोफिया कुणाल से जवाब मांगती है कि आखिर वो कंपनी क्यों छोड़ रहा है, आखिर समीरा ऐसा क्या ऑफर कर रही है। कुणाल कहता है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि जुबिन इसी कंपनी में उसे सीईओ का पोस्ट ऑफर कर रहा था, मगर वो सोफिया को धोखा नहीं दे सकता था। अविराज का राज तिलक शुरू हो जाता है, लेकिन सोफिया जुबिन को कॉल कर रही थी और उसे पूछती है कि तुमने कुणाल को सीईओ की पोस्ट ऑफर की। वो कहता है हाँ, और मेरा ये अकेले का डिसीजन नहीं था। सोफिया कहती है बकवास मत करो, तुम शुरू से ही मुझे निकालने की कोशिश कर रहे हो। सोफिया कहती है मैंने खुद कहा था कि अगर ये आइडिया काम नहीं करेगा तो मैं खुद कंपनी छोड़ के चली जाऊंगी। जुबिन कहता है कि मैं इन्वेस्टमेंट बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और वैसे भी मेजॉरिटी बोर्ड मेंबर्स तुम्हें कंपनी में नहीं रखना चाहते हैं। शाम को अभिराज को उसके पापा का एक लेटर मिलता है और तभी उसे पता चलता है कि उसका घोड़ा अब ठीक हो चुका है। उस लेटर से उसे पता चलता है कि उसके पापा महाराज युवनाथ मॉरिस से प्यार करते थे। फेल होने के बाद सोफिया अपने घर वापस आ चुकी थी और वो अभिराज को इग्नोर कर रही थी, उसका फोन भी नहीं उठाती। इसीलिए अभिराज सैड फील कर रहा था। वो अपनी माँ से मिलता है और उन्हें बताता है कि उसके पापा मॉरिस से प्यार करते थे और उन्हें वो अपने पापा का लेटर दिखाता है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे पद्मजा को ये सब पहले से पता था। फ्लैशबैक देखते हैं जब राजा और रानी की शादी हुई थी, तब उन दोनों को ही पता था कि उन दोनों के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता। पद्मजा कहती है मुझे एक दोस्त की जरूरत है, कम से कम आप मेरे दोस्त तो ही सकते हैं। जुबिन अविराज से बात करता है और उसे बताता है सोफिया को बोर्ड मेंबर्स ने फायर किया और अभी वो लोग मिलकर रॉयल बीएनबी चलाएंगे, मगर अविराज को बाकी लोगों पर भरोसा नहीं था क्योंकि उन लोगों को तो रॉयल बीएनबी का विजन क्या है ये भी क्लियर नहीं पता था। वो उन लोगों से कह देता है कि मुझे सोफिया वापस चाहिए क्योंकि रॉयल बीएनबी उसी का आइडिया था। जुबिन कहता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ है, ना कि सोफिया के साथ। अविराज बिना वक्त गवाए कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर टर्मिनेट कर देता है। इस वजह से दोनों भाई में लड़ाई मारपीट हो जाती है और बीच में बहन भी पिट जाती है। अभिराज के पॉकेट से लेटर गिर गया था। जेनी और दिग्विजय लेटर पढ़ते हैं और उन्हें भी पता चलता है कि उनके पापा मॉरिस से प्यार करते थे और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पापा गे थे। पद्मजा मुंबई जाने का सोच रही थी रंजीत से मिलने के लिए। इधर तीनों भाई बहन पैसों के बारे में बात कर रहे थे जो कि मॉरिस के पास है, मगर जेनी कहती है पापा ने पैसे उनको खुद दिए हैं और वहाँ वो सबके सामने कबूल करती है कि वो भी अपने पापा की तरह है, वो लेस्बियन है और वो निकी को पसंद करती है। दोनों भाई उसके लिए बहुत खुश हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। मौका देकर दिग्विजय अपना सच बताने चाहता था। बाकी दोनों भाई बहन सोचते हैं क्या दिग्विजय भी गे है, मगर वो बताता है नहीं, मुझे तो खाना बनाने का शौक है। दोनों को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उन्होंने तो कभी दिग्विजय को खाना बनाते हुए देखा नहीं। दिग्विजय बताता है कि तुम लोग जो ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में खाते हो ना, उनमें से ज्यादातर आइटम्स मैंने बनाए हैं। और वो ये बताता है कि वो गैस्ट्रोनॉटिक्स नाम के एक इंटरनेशनल कुकिंग शो में जा रहा है, जिससे कि वो दोनों खुश हो जाते हैं। उन्हें रॉयल बीएनबी का डील वापस चाहिए तो उन्हें सोफिया के पास जाना होगा जो कि मुंबई में है और गैस्ट्रोनॉटिक्स का सेमीफिनाले भी मुंबई में होने वाला है, तो वो तीनों भी मुंबई जाने का सोचते हैं। वो लोग फ्लाइट पे चढ़ते हैं, लेकिन फ्लाइट पे उनकी माँ भी होती है जो कि अपने बच्चों से मुंह छुपा रही थी। अविराज अपने भाई बहनों को बताता है कि वो सोफिया को पसंद करता है, लेकिन वो भी उसका फोन नहीं उठा रही। तभी उसे पता चलता है कि जुबिन ने उनको लीगल नोटिस भेजा है, उसे मोती बाग पैलेस चाहिए। अविराज कुणाल से मिलने के लिए जाता है क्योंकि उसे सोफिया का एड्रेस नहीं पता, मगर एड्रेस तो कुणाल को भी नहीं पता था। अविराज उस पर इल्जाम लगाता है कि कुणाल के वजह से ही सोफिया को निकाल दिया गया। जेनी निक्की से मिलने पहुंचती है। पद्मजा रंजीत से मिलती है क्योंकि उसी ने पद्मजा को मुंबई बुलाया। दिग्विजय शो के लिए लेट हो गया था तो उसे एंट्री नहीं मिलती। आखिर में उसे अंदर जाने दिया जाता है और वो मोलश्री के टीम में था और उन दोनों के बीच में अनबन होने लगती है और वो उसे हुकुम कहकर बार बार चिढ़ाते रहती है। उनके बीच में थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन तो नजर आ ही नहीं रहा था। खाना बनाने
जाने के बाद जब जज एज रिजल्ट डिसाइड कर रहे थे तो एक दूसरे से वो बात करते हैं। दिग्विजय कहता है मेरी भी गलती है, मुझे तुम्हें सच बताना चाहिए था। अब आखिर में वो लोग गैस्ट्रोनॉटिक्स के फिनाले में पहुंच जाते हैं जिससे कि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। निक्की जेनी को बता देती है उसके पास कोई काम ही नहीं है क्योंकि पूरे टीम को निकाल दिया गया और अब उन्हें कोई काम भी नहीं दे रहा। मगर वो जेनी को कहती है कि वो उसके लिए स्पेशल है और वो जेनी से कहती है आज रात यहीं रुक जाने के लिए। अब इंडिया से लंदन दिग्विजय और मोलश्री को भेजा जाएगा गैस्ट्रोनॉटिक्स के अगले राउंड के लिए। और जब वो कैमरा के सामने ये बताता है कि वो मोरपुर का राजकुमार है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। पद्मजा रंजीत से मिलने के लिए आई हुई थी और वो उसी के साथ रहना चाहती है, मगर यहाँ आकर उसे पता चला कि रंजीत भी बिल्कुल उसी की तरह एक फेक जिंदगी जी रहा है। लेकिन अब पद्मजा को कुछ भी नकली नहीं चाहिए। वो कहने लगती है कि वो अपने पति से बहुत प्यार करती थी लेकिन अपने पति का साथ देते देते वो कहीं ना कहीं खुद को खो दी थी, इसलिए वो इस बार खुद के लिए कुछ करना चाहती है और वो लोग सिचुएशनशिप में रहने का डिसाइड करते हैं। जेनी निक्की से बात करके तुरंत अपने भाई को कॉल करती है और उसे सोफिया का एड्रेस देती है। यहाँ सोफिया को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डिप्रेस थी क्योंकि उसके पास ना कोई जॉब है और वो केक बना रही थी वो भी जल गया था, वो किसी के भी टच में नहीं है। तभी सोफिया से मिलने अविराज पहुंचता है। वो उसे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अविराज कहता है मोती बाघ को तुम्हारी जरूरत है। वो कहती है मुझे खुद ऐसा कोई चाहिए जो मुझे बचाए, मेरे अंदर से वो सोफिया खत्म हो चुकी है। फिर वो सोफिया को अपने पापा के लेटर के बारे में बताता है। कहता है कि उनकी लाइफ पूरी झूठी थी और उसके पापा एक आदमी से प्यार किया करते थे और ये बात वो सोफिया को इसलिए बता रहा है क्योंकि वो अपने पापा को समझ पाया है तो सिर्फ और सिर्फ सोफिया के वजह से। वो सोफिया से कहता है कि वो उससे प्यार करने लगा है। पहले तो डर के मारे सोफिया खुद को कमरे में बंद कर लेती है, मगर जब अविराज कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसे छोड़कर अब कभी नहीं जाएगा तो वो उसे किस करती है। तभी उसे अकाउंटेंट का कॉल आता है जो बताता है कि जुबीन के लोग महल के कीमती सामान को ले जा रहे हैं। मोती बाग पैलेस को बचाने के लिए सोफिया कोर्ट से 45 डेज का एक्सटेंशन मांगती है जिससे कि जुबीन को भी फॉलो करना पड़ता है और वो एक फैशन शो फंड रेजर इवेंट करना चाहती थी और किसी भी तरह उसे 370 करोड़ रेस करना पड़ेगा महल को बचाने के लिए। अब ये लड़ाई उसके लिए पर्सनल हो चुकी थी। इसके बाद महल के ताले तोड़ दिए जाते हैं और महल खुल गया था। अविराज और सोफिया फाइनली एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है और एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, लेकिन वो डिसाइड करते हैं कि जब तक फंड रेजर इवेंट नहीं हो जाता वो लोग ना एक दूसरे को हग करेंगे ना किस करेंगे। तभी उन्हें फिर से जुबीन की तरफ से लीगल नोटिस आता है क्योंकि फंड रेजर इवेंट में मोती बाग पैलेस नाम का इस्तेमाल हुआ था जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि अब तो रॉयल बीएनबी सोफिया का है भी नहीं तो वो इस नाम को इस्तेमाल नहीं कर सकती। सोफिया परिवार को शांत रहने को बोलती है और वो अविराज को बताती है कि अगर उसका ये फंड रेजिंग इवेंट सक्सेसफुल रहा तो उसे अपनी कंपनी वापस मिल भी सकती है। दूसरी तरफ पद्मजा मॉरिस से मिलने के लिए जाती है और उसे कहने लगती है कि राजा ने जो फैसले रखे हैं वो मेरे बच्चों के लिए है ना कि तुम्हारे लिए। मगर वो रानी को अपना लिखा हुआ किताब के बारे में बताता है जिसमें वो पूरी सच्चाई लिखा है और वो रानी को नो ऑब्जेक्शन लेटर दिखाता है जिसमें कि राजा का सिग्नेचर था। पद्मजा कुछ नहीं कह सकती थी अब और वो मॉरिस से बस इतना कह देती है कि किताब में मेरे बच्चों के बारे में कुछ मत लिखना। फ्लैशबैक देखते हैं जब मॉरिस राजा से मिलने के लिए गया था और वो खुद को हिस्टोरियन कहकर इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि वो रॉयल लोगों के लाइफ पर एक किताब लिखना चाहता है। पद्मजा माजी को बताती है मॉरिस ने किताब लिखी है अपने और राजा के ऊपर। निक्की को जो शीत महल मिला था वो असल में टूटा फूटा प्रॉपर्टी है और वो अपने अकाउंटेंट से पूछने लगती है कि ये महल अगर बिक गया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अगले दिन अरेंजमेंट शुरू हो जाती है और निक्की उसे कहती है महल को लेकर ज्यादा सोचो मत, इस महल पर फोकस करो। पद्मजा अभिराज को बताती है कि उसे राजा और मॉरिस के बारे में पहले से ही पता था और उनके बीच में फैसला हुआ था कि वो लोग इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। अविराज हैरान हो जाता है क्योंकि डिवोर्स की वजह से अविराज अपने पापा से ही बात नहीं कर रहा था, वो उन्हें ही दोष दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पापा ने उसकी माँ को दुख पहुंचाया, लेकिन यहाँ तो उसकी माँ को पहले से ही सब कुछ पता था। वो अपनी माँ को दोष देता है कि वो शादी में फंसी हुई थी, इस वजह से भाई बहन कितना सफर कर रहे थे। पद्मजा कहती है मेरे लिए भी आसान नहीं था, मॉरिस ने एक किताब लिखा है और अगर ये सच्चाई दुनिया के सामने आ गई तो पता नहीं क्या होगा। अविराज कहता है जो होगा अच्छा ही होगा। फंड रेजिंग इवेंट में देखते हैं परिवार वाले रैंप पर वॉक करते हैं। मॉरिस भी वहाँ पर आया हुआ था, मगर एक प्रॉब्लम हो गई है, जेनी वहाँ पर नहीं है और वो फोन भी नहीं उठा रही। निक्की को जेनी का मैसेज आता है जो लिखती है कि वो अब ऐसी जगह नहीं रह सकती जहाँ उसका कुछ भी अपना नहीं रहा। अब लोग सोच रहे होते हैं कि जेनी का लहंगा का क्या करेंगे। देखते हैं लहंगा सोफिया पहन के आती है अविराज के साथ स्टेज पर। शो हो जाने के बाद अविराज अपनी माँ से माफी मांगता है उनसे ठीक से ना बात करने के लिए, लेकिन पद्मजा भी माफी मांगती है कि वो अपने बच्चों से सच्चाई छुपा के रखी। इसके बाद सभी लोग देखते हैं कि कपड़े वगैरह ज्वेलरी ये सबसे कितने फंड्स इकट्ठे हुए हैं। जितना भी कलेक्शन हुआ था वो लोग खुश थे। मॉरिस
मॉरिस राजा के कमरे में गया था और पद्मजा उससे कहती है निकल जाने के लिए, मगर वो कहता है मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया, मैं राजा से प्यार करता था, वो हम दोनों का ही प्यार थे और तुम निश्चिंत रहो, मैं बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं लिखूंगा। और राजा के इस कमरे को प्रिजर्व करने के लिए वो पद्मजा को थैंक यू कहता है। पद्मजा कहती है सोफिया को थैंक यू कहना। इधर सोफिया और बाकी लोग देखते हैं कि जितना उन्हें कलेक्ट करना था 370 करोड़ उतना तो हुआ ही नहीं, और वो लोग सोच लेते हैं कि अब जो होगा कल सुबह होगा और देखा जाएगा। सभी लोग आराम करने चले जाते हैं कि तभी सोफिया को मॉरिस का लेटर मिलता है जिसमें वो उससे शुक्रिया कहता है राजा की चीजों को बचाकर रखने के लिए, और वो अब राजा युवनाथ के सारे पैसों को लौटाने के लिए तैयार भी था, और वो बस राजा का एक पेंटिंग लेकर जा रहा था और वो ट्रस्ट फंड वाला पैसा लौटा देता है जिसमें करीब 850 करोड़ हैं, जिससे दोनों हैरान हो जाते हैं मगर खुश भी थे कि आखिर उन्होंने कर दिखाया और उनका महल बच गया। फिर वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। अगली सुबह पूरा परिवार एक साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। जेनी वापस लौट आई थी और उनके मोतीबाग पैलेस को अब कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और पद्मजा को ऐसा लग रहा था कि परिवार एक साथ है और अब सब कुछ अच्छा हो रहा है। फाइनली पद्मजा अपने बारे में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तीनों बच्चे वहां से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ काम था। माँ जी उसे कहती है अब रुक भी जाओ, किसी और दिन अपने बच्चों को बताना। जुबीन सोफिया को मैसेज करता है और वो उसे दोबारा बात करना चाहता था। फिर अभिराज और सोफिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। दिग्विजय मोल श्री के साथ लंदन जाने के लिए निकलता है। जेनी नाराज थी क्योंकि उसे जो महल मिला वो ना के बराबर है, कहने का मतलब यह है कि कुछ भी नहीं मिला, और वो पूछती आखिर मैं क्या करूं। देखते हैं कि वो आयशा से मिलने आई थी। आयशा कहती है तो फिर अपने फैमिली पर केस कर दो, जितने प्रॉपर्टीज पर तुम्हारे भाइयों का हक है तुम्हारा भी हक है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का फोन बजता है। दिग्विजय भी हैरान हो जाता है और सबको पता चल चुका था कि मॉरिस और राजा युवनाथ एक दूसरे से प्यार करते थे। अब इस बारे में रिपोर्टर्स अविराज से सवाल पूछते हैं। इतना ही नहीं, एक रिपोर्टर पूछता है सुना है आप रानी पद्मजा के नाजायज औलाद हैं। अविराज गुस्सा होने लगता है। रिपोर्टर आगे पूछता है राजा बनने का हक सिर्फ दिग्विजय का है। जल्दी जल्दी पद्मजा मॉरिस को कॉल करती है, कहती है तुमने वादा किया था तुम बच्चों को अपने किताब से दूर रखोगे, तुमने ये क्यों किया। मॉरिस कहता है मैंने ये सब कुछ नहीं लिखा, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। पता चलता है कि दुनिया को सच बताने वाला महाराजा ढोंडी है जो पद्मजा को मैसेज भेजता है कि हमसे दुश्मनी मोल लेना महंगा पड़ेगा। और इसी के साथ दी रॉयल सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। मतलब ये है सीजन 2 भी आने वाला है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।